न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिवंगत दिग्विजय सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नारायण गुरुदेव ने भेदभाव मुक्त समाज की कल्पना की, भारत उसी दिशा में बढ़ रहा। पप्पू यादव का तीखा हमला, बिलावल भुट्टो जैसे नेता आतंकवाद और चरमपंथ के प्रतीक। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के प्रसिद्ध नेता दिवंगत दिग्विजय सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत दिग्विजय सिंह ने बिहार और देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनसेवा को सर्वोपरि रखा और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके विचार और कार्य भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की और सभी से दिवंगत नेता के आदर्शों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। और अब देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नारायण गुरु ने भेदभाव मुक्त समाज की थी कल्पना, राष्ट्र कर रहा है भेदभाव के सभी अवसर समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्री नारायण गुरु ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो भेदभाव से मुक्त हो। मुझे जानकर संतोष है कि संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्र भेदभाव का हर अवसर को समाप्त कर रहा है। लेकिन यदि आप 10 या 11 साल पहले की स्थिति को याद करें तो स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी लाखों नागरिक कठिन परिस्थितियों में जीने को मजबूर थे। करोड़ों परिवारों के पास छत नहीं थी, लाखों गाँव में स्वच्छ पेयजल का अभाव था और लोगों को मामूली बीमारियों के इलाज तक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। श्री नारायण गुरु ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो भेदभाव से मुक्त हो। मुझे संतोष है कि आज देश सेचुरेशन अप्रोच पर चलते हुए भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म कर रहा है। लेकिन आप 10-11 साल पहले की हालत को याद करिए। आजादी के इतने दशक बाद भी करोड़ों देशवासी कैसा जीवन जीने को मजबूर थे। करोड़ों परिवारों के सिर पर छत तक नहीं थी। लाखों गांवों में पीने का साफ पानी नहीं था। छोटी छोटी बीमारी में भी इलाज कराने का विकल्प नहीं। गंभीर बीमारी हो जाए तो जीवन बचाने का कोई रास्ता नहीं। करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं मूलभूत मानवीय गरिमा से वंचित थे। और ये करोड़ों लोग इतनी पीढ़ियों से इन कठिनाइयों में जीते चले आ रहे थे कि उनके मन में बेहतर जिंदगी की उम्मीद तक मर चुकी थी। जब देश की इतनी बड़ी आबादी ऐसी पीड़ा और निराशा में थी, तब देश कैसे प्रगति कर सकता था। और इसलिए हमने सबसे पहले संवेदनशीलता को सरकार की सोच में ढाला। हमने सेवा को संकल्प बनाया। इसी का परिणाम है कि हम पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों को पक्के घर दे पाए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी पर तीखा प्रहार, कहा वे आतंकवादी और चरमपंथी है। सांसद पप्पू यादव ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके जैसे अन्य नेताओं पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि भारत को ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा वे आतंकवादी, चरमपंथी है और ऐसे सरकारों के नेता है जो चीन और तुर्की जैसे देशों के समर्थन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोग भारत को क्या दिखा सकते हैं।
भारतीय सेना पूरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। इसे समझ ले, भारत विश्व में शांति चाहता है और हमेशा वैश्विक विकास की कामना करता है। भारत ने हमेशा युद्ध के खिलाफ स्टैंड लिया है। देखिए, एक बात समझ, बिलावल भुट्टो, अलावल भुट्टो जैसे लोगों को भारत क्या समझे? आतंकवादी, उग्रवादी और दूसरे देश चाइना और तुर्की पर पलने वाला सरकार और नेता भारत को औकात दिखाएगा। भारत की सेना पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, समझे? भारत पूरी दुनिया में पीस चाहती है। भारत कभी भी पूरे वर्ल्ड के विकास की कल्पना करता है, कभी भी युद्ध के खिलाफ रहा है। हमारी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता की संस्कृति को गीता, रामायण की जो हमारी सभ्यता रही है और हमारा जो संविधान मानवीय मूल्यों में रहा है, उसका परीक्षा ना ले अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना के, तुर्की और अमेरिका के बदौलत बक ना करे। हम तीनों से लड़ने की औकात रखते हैं, ये याद रखना। इसीलिए अलेवल बिट्टो सब के बारे में चिंता छोड़ दीजिए। ये लोग लबड़ा है, लबड़ा। बस इन लोगों को राजनीति जिंदा रखना है, लोग कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार निसार हसन उर्फ निशु को जामशेदपुर लाकर 4 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि निसार, जो अमरनाथ सिंह गिरोह का एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर हत्या, डकैती और वसूली सहित कई मामले दर्ज है, वो बहरीन से लौटते समय पकड़ा गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपराधी निसार हसन उर्फ निशु की गिरफ्तारी से संबंधित है। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी केसेस हैं इनके खिलाफ। दिनांक 27 अगस्त को मानगो थाना अंतर्गत एक ग्वाला बस्ती में इनके द्वारा पवन यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उस कांड के अनुसंधान में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पर ये फरार चल रहे थे। इसके बाद फिर मानगो थाना अंतर्गत राजा सिंह की हत्या में भी इसका हाथ पाया गया था और उनके बाद लगातार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की जा रही थी। फिर बोड़ाम क्षेत्र में आशुतोष ओझा के ऊपर गोली मारकर उसको घायल करने का प्रयास किया गया और अमरनाथ सिंह गिरोह के कई सदस्यों के साथ मिलकर कई जमीन कारोबारियों से रंगदारी, उनको धमकी देना, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई और उस पर FIR रजिस्टर की गई थी। पिछले 4-5 साल में इनके ऊपर सोनारी, बिष्टुपुर, मानगो, ओडीडी, बोड़ाम जैसे थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर काफ़ी FIR रजिस्टर की गई है। इसके बाद ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हमेशा दबिश दी जा रही थी, परंतु सूचना हुई कि वो देश के बाहर चला गया है और उनके खिलाफ फिर भारत सरकार में लुकआउट सर्कुलर का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत सभी जो पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ये सूचना फ्लैश कर दी गई कि जब भी ये कोई अगर जर्नी करेगा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी तहत ये बहरीन से वापस आ रहे थे और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे इनको डिटेन कर लिया गया इमिग्रेशन की प्रोसेस में और उसके बाद जमशेदपुर पुलिस को इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई और हमारी टीम के द्वारा इनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया गया है और इनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको इनके लिए पुलिस कस्टडी भी भेजी जाएगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। केंद्र सरकार के MOS पंकज चौधरी ने वित्त की उपलब्धता को बताया भारत के निर्यात और औद्योगिक विकास में है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त की उपलब्धता और उसकी सुगमता भारत के निर्यात और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि ये निर्यात क्षमता बढ़ाने में भी जरूरी है। पिछले 2 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में दोहरे अंक की ऋण वृद्धि देखी गई थी, साथ ही औद्योगिक ऋणों में भी इजाफा हुआ है। खासतौर पर इंजीनियरिंग, सामान, रसायन और वस्त्र जैसे उच्च मूल्य संवर्धित क्षेत्रों में बैंकिंग ऋण वृद्धि दर्ज की गई। भारत के निर्यात और औद्योगिक विकास में फाइनेंस की उपलब्धता और सुगमता
एक अहम कारक है। निर्यात क्षमता बढ़ाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समय पर और सस्ती दरों पर फाइनेंस ना मिले तो उत्पाद और निर्यात दोनों में कठिनाइयां आती हैं। पिछले 2 वर्षों से बैंकिंग सेक्टर में डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की गई है। इसके साथ ही औद्योगिक ऋण भी बढ़े हैं। विशेष रूप से इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल और टेक्सटाइल्स जैसे हाई वैल्यू एडेड सेक्टर में बैंक ऋण में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ ये भी है कि उद्योगों को अब बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहा है और इससे उत्पादन और निर्यात भी बढ़े हैं। हाल ही के इन वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में भी बैंक ऋण में वृद्धि हुई है। आंकड़ों में देखें तो 2024-25 में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एमएसएमईज को दिया गया ऋण करीब 32 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और 23-24 से 24-25 में अगर देखें तो एमएसएमईज को दिए गए ऋणों का लगभग औसत 14% ग्रोथ के साथ की गई है। निर्यात क्षेत्र में एक्सिम बैंक का सराहनीय योगदान रहा है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। बीजेपी राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का दावा, पश्चिम बंगाल में असली लोकतंत्र नहीं तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद मुस्लिम लड़की की हत्या दर्शाती है उनके नजरिए को। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में असली लोकतंत्र मौजूद नहीं। हाल ही में हुए उपचुनाव में जहां 57% आबादी मुस्लिम थी, वहां तृणमूल कांग्रेस की जीत तय थी और उसके बाद क्या हुआ? एक मुस्लिम लड़की को बम से मार दिया गया। ये उनकी मानसिकता और लोकतंत्र की समझ को स्पष्ट करता है। पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है ही नहीं। हर समय इलेक्शन के बाद एक बाई इलेक्शन जो तय था 57% मुस्लिम है, तृणमूल ही जीतेगा। तो उसके बाद भी जिस तरीके से एक मुस्लिम बच्ची को बम मारकर मार दिया गया, ये इनकी क्या मानसिकता है कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से देखते हैं, इससे पता चलता है। मैंने अपने कैंडिडेट को भेजा था, वो गया था परिवार से मिलने के। हमने बताया कि आप हमारे समर्थक नहीं है, आप हमको वोट भी नहीं देते, लेकिन फिर भी हम आपके साथ में खड़े हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि कहीं पे भी इलेक्शन हो, कोई जीते कोई हारे, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर जान चली जाती है तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कहाँ हो? तो जहाँ पे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो है, उनके साथ क्या पार्थक्य, क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस इज देयर। तो मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। और जिस तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट ने MG-NREGS के केस में पश्चिम बंगाल के लिए एकदम अलग रूल फ्रेम करने के लिए MG-NREGS में बोला है, उस तरीके से इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल इलेक्शन एक अलग तरीके का इलेक्शन है, इसको सोच के इसके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक तरीके से ग्राउंड लेवल में नहीं जा सकती। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। ओडिशा दलित उत्पीड़न मामले में गंजाम एसपी सुबेंदु कुमार पात्रो ने दी जानकारी, आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के गंजाम जिले में 22 जून को हुई दलित उत्पीड़न की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गंजाम के पुलिस अधीक्षक सुबेंदु कुमार पात्रो ने बताया कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई। घटना से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से पूछताछ के बाद 7 को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की भी पहचान कर ली गई। पुलिस ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और उन्हें आवश्यक मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। देखिए, 22 तारीख को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ धाराकोट थाने से। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि कुछ सिंगीपुर गांव गांगपुर थाने के जो विक्टिम्स थे, उनको कुछ लोगों ने बड़गढ़ थाना और धाराकोट थाने के बॉर्डर एरियाज में जो गांव है उसके जो कुछ एक्यूज लोग थे, उनको काउ स्मगलिंग के नाम पे उनको मारपीट किया और उनको रोड पे चलाया। तो उस इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली धाराकोट पुलिस स्टेशन में हमने एक केस रजिस्टर किया है 240/25 240/25। उसको SC/ST एक्ट में भी रजिस्टर किया, सेक्शंस बाकी BNS के भी सेक्शंस लगाए हैं, एक्सटॉर्शन के भी सेक्शंस लगाए हैं उस केस में। एंड अभी तक हम 9 लोगों को डिटेन किए थे। उसको इंट्रोगेशन के बाद हम अभी फ़िलहाल 7 लोगों को अरेस्ट करके फॉरवर्ड कर रहे हैं और बाकी कुछ एक्यूज जो भी इन्वॉल्व थे उनको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है। मतलब केस में सारे जितने एक्यूज थे उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है
और बाकी लोगों को भी जल्द ही हम पकड़ के उनको भी अरेस्ट करके भेजेंगे। बाकी विक्टिम्स लोगों को भी हम लोगों ने अश्योर किया है कि इस केस को जल्द से जल्द हम चार्जशीट करेंगे और जो भी नेसेसरी कंपनसेशन अमाउंट है वो भी उनको मिलेगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। अब देखते हैं अगली खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बिहार दौरा, मंत्री नीतीश मिश्रा ने एलएन मिश्रा कॉलेज के संस्थापक दिवस पर दी जानकारी। बिहार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एलएन मिश्रा कॉलेज में संस्थापक दिवस के मौके पर दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज को 52 वर्ष पहले जगन्नाथ मिश्रा ने स्थापित किया था, जो प्रबंधन अध्ययन क्षेत्र दुर्लभ था। हाल ही में यूजीसी ने इस कॉलेज को स्वायत्तता का दर्जा भी प्रदान किया है। देखिए, हम आज माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ बिहार और हमारे निमंत्रण पर एलएन मिश्रा कॉलेज का फाउंडर्स डे है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की आज जयंती है और यूजीसी के द्वारा कॉलेज को एक नया स्टेटस ऑटोनॉमी मिली है जो बिहार में मात्र 1-2 कॉलेज को ही प्राप्त है। तो एक नए स्टेटस का भी अनवीलिंग था और ये कॉलेज लगभग 52 वर्षों से, जब कभी कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में सोच नहीं सकता था, उस समय पटना में और मुजफ्फरपुर में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के द्वारा ये कॉलेज की स्थापना की गई है। माननीय उपराष्ट्रपति जी का आना, बच्चों को एड्रेस करना, बच्चों को इनवाइट करना कि आप आइए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट भ्रमण कीजिए, आप देखिए। और जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की यात्रा है, विशेष तौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उसके अनुरूप हमारे बच्चे आगे बढ़ें, नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। और हमने भी कि कॉलेज के भी माध्यम से जो हमारे बच्चे आज जा रहे हैं, अमृत पीढ़ी के लोग हैं ये, तो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में ये सब योगदान करें, सहयोग करें। ये ऐसी शुभकामना माननीय उपराष्ट्रपति जी ने दी और सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे माननीय उपराष्ट्रपति जी को अपने बीच मुजफ्फरपुर की धरती पर उनका स्वागत करके। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। राजस्थान में किसान आंदोलन, संयुक्त किसान संघर्ष समिति के सैकड़ों किसान गंगा नदी से 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के गंगा सिंह चौराहे पर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के सैकड़ों किसान 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना अब 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी क्योंकि किसानों ने पूर्ण बंद की चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा। एक वक्त में जो इस लड़ाई में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, वे आज सब एक मंच पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं। ये मजबूती है, ये हौसला है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसकी आप सब लोग गवाह बन रहे हैं, आंदोलन के गवाह बन रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य कि आज का ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में हमारी कितनी भागीदारी है वह आज सुनिश्चित होने वाली है। लगातार किसानों बंटी जी, अब क्या होगी आज के जो आज प्रशासन को लेकर जो आज आह्वान किया गया है? पिछले 9 दिन से अनिश्चितकाल हल्ला बोल के तहत हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया था, अगर सरकार इस मामले में संज्ञान नहीं लेती तो हम 24 तारीख को प्रशासन ठप का ऐलान किया था। आज उसी के तहत गंगानगर के किसान, गंग नहर के किसान, गंग नहर को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए, इस इलाके को बचाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। जैसे अभी देखा जा रहा है गंग नहर की मात्रा भी बढ़ी है 11-1200। क्या सोचते हैं आप, ये आंदोलन बड़े दुख की बात है कि अपने हक के पाने के लिए किसान को आंदोलन करना पड़े, सड़कों पे बैठना पड़े। तो सड़कों पर बैठेगा या खेतों में अपने काम करेगा। आज हमारे हक का पानी 2500 क्यूसेक पानी है, मई में हमें पानी नहीं मिला, जिसकी वजह से नरमे और कपास की बिजांद नहीं हो पाई, अब मूंग और ग्वार की बिजांद नहीं हो पाई। तो बहुत ही दुख होता है कि किसान आज यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है उसको हक के पानी के लिए, और सरकार को इस मामले में गंभीरता अभी तक नहीं लिया। तो कल हमारे
माननीय मंत्री कोड़ीलाल जी मीणा, जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। कल किसानों को और हमें सबको लग रहा था वो किसानों के बीच आएंगे और किसानों की पीड़ा सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इस धरना स्थल पर वो पहुंचे नहीं। किसानों के दुख दर्द नहीं जाना उन्होंने, तो वही बता सकते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। कर्नाटक मंत्री पर भ्रष्टाचार आरोपों पर बीजेपी नेता सीटी रवि का तीखा हमला, कहा सिद्धरामैया सरकार भ्रष्ट है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी नेता सीटी रवि ने राज्य की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा सिद्धरामैया की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे गंभीर आरोपों के बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सीटी रवि ने इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जनता को जवाबदेही चाहिए। और अब अगली खबर। महाराष्ट्र सरकार के हिंदी को तृतीय भाषा बनाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का बयान सामने आ रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि हिंदी हो या राष्ट्रीय भाषा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को डिफॉल्ट तृतीय भाषा बनाने के फैसले पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा मराठी पहली भाषा है, लोग अंग्रेजी के पीछे इसलिए भागते क्योंकि वे गुलाम है, इसलिए अंग्रेजी दूसरी भाषा है। मैं बार बार दोहराता हूँ कि तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए। संसद में एक समिति है जो पूरे देश में हिंदी को बढ़ावा देती है और केंद्र सरकार के सभी कार्य भी हिंदी में होते हैं। पूरी दाल काली है या दाल में काला है? ये हर दिन भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है। पूरा दाल काली है, दाल में ये पत्थर ऐसा नहीं है, पत्थर के बीच में दाल है। यहाँ हर दिन आप सोचिए, वाल्मीकि बोर्ड स्कैम, उसके तुरंत एक्साइज डिपार्टमेंट का स्कैम बाहर आया, उसके तुरंत मुड़ा स्कैम बाहर आया, उसके तुरंत बेंगलुरु में लैंड चेंज ऑफ लैंड यूज में आरोप बाहर आया, उसके तुरंत 100 रुपये 1 फीट को प्लान सैंक्शन के लिए पैसा देना पड़ता है, रुश्वत, वो भी बाहर आया। अभी हाउसिंग स्कीम में स्कैम बाहर आया और हर दिन स्कैम बाहर आता रहता आ रहा है। उसका मतलब पूरा गवर्नमेंट करप्ट गवर्नमेंट है। केवल एक डिपार्टमेंट करप्ट ऐसा नहीं सोचो, पूरा गवर्नमेंट करप्ट गवर्नमेंट है। सीएम सिद्धरामैया जी का नेतृत्व का गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी सरकार है, करप्ट गवर्नमेंट है। आरोप तो बहुत लग गया, पर अब दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है और खास करके कर्नाटक के लोगों के दृष्टिकोण में इस्तीफा दे दो। आप प्रामाणिक नहीं है, आप करप्ट है, केवल एक ही रास्ता है, इस्तीफा दे दो। अलग विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, इस्तीफा दे दो। आप करप्ट होने के नाते आपका गवर्नमेंट भी करप्ट है, जनता परेशान है आपका भ्रष्टाचार की वजह से, एक ही रास्ता है, इस्तीफा दे दो। कांग्रेस के हल्के से ऐसा भी कहा जा रहा है कि लगातार की जमीर अहमद की मुख्यमंत्री ज्यादा सुनते हैं, दूसरे विधायकों को इग्नोर करते हैं। किस किस को बात तो कब सुनता है हमको मालूम नहीं। जमीर भी करप्ट है, कांग्रेस भी करप्ट है, गवर्नमेंट पूरा गवर्नमेंट करप्ट गवर्नमेंट है। अकेला जमीर नहीं है, जमीर आप करप्ट किंग बोल सकता है। करप्ट से बाहर कौन है आप बताओ, कौन है प्रामाणिक इस गवर्नमेंट में? प्रामाणिक मंत्री कौन है? आप बोलो, कौन है प्रामाणिक? सभी लोग भ्रष्टाचारी है, पूरा लोग भ्रष्टाचारी है। हर डिपार्टमेंट में रेट फिक्स किया है, रेट कार्ड बाहर रखने का जरूरत है, पूरा करप्ट गवर्नमेंट है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे के परिजनों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने आज आईईडी विस्फोट में घायल होकर शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे के परिवार से मुलाकात की। सचिन पायलट ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश उनकी वीरता को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि शहीद अधिकारी के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। जब सरकार ने जीआर निकाल दिया कि 3 लैंग्वेज लाजिम है, तो पहले मराठी होगी, मराठी यहाँ की भाषा है, फिर इंग्लिश हो गई। इंग्लिश आज हमारे लोग तो गुलाम है ना,
अंग्रेजी के पीछे भागते जा रहे हैं। चलो अंग्रेजी होगी, अब तीसरी भाषा कौन सी हो सकती है? मैं बार बार कह रहा हूं एक बार कि तीसरी भाषा देश में और कौन सी है? क्या गुजराती लाएंगे यहाँ पे? तीसरी भाषा हिंदी है। और मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा हूं कि पार्लियामेंट में कमेटी एक है जो हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं सिर्फ राजनीति का है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। मराठी तो है ना, कौन नहीं कह रहा है मराठी तो चल ही रही है, लेकिन इस पे लगातार विवाद कर रही है सर। उनका कहना है कि हिंदी इंडस्ट्री है यहाँ पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हिंदी की जरूरत नहीं है। क्या गुजरात में हिंदी कंपलसरी की जाएगी? इस तरह के पूरे ऐसा है कि हिंदी तो पूरे देश में कंपलसरी है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कामकाज हिंदी में करने के लिए कमेटी बनी हुई है। कमेटी पूरे देश में जाती है और हिंदी को आगे बढ़ाती है। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करना चाहिए, 100% करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बोल सकें। मैं चला जाऊं अभी आसाम में, तो मुझे आसामी आती है नहीं, तो मैं क्या आसामी सीखूं बैठ के वहां पर? एक लैंग्वेज होना चाहिए देश में जो पूरे देश में चले। साउथ के जो कुछ राज्य हैं वो भी विरोध कर रहे हैं सर। नहीं, और जिसको विरोध करना हो करे सर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। मुंबई में भारी बारिश की संभावना, IMD निदेशक शुभांगी भूटे ने दी चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग मुंबई की निदेशक शुभांगी भूटे ने बताया कि शहर में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा, जैसा कि हम देख सकते हैं, हवा की गति में हल्की वृद्धि हुई है। कल से हम इसे देख रहे हैं। साथ ही एक शेयर जोन का निर्माण भी हो रहा है। कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं अगली खबर। मिट्टी कारीगरों की समस्याएं सुनने पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने स्थानीय कुम्हार बस्ती का दौरा कर वहां की स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लिया। उन्होंने कहा, ये पूरी बस्ती मिट्टी से जुड़ी शिल्पकारी पर निर्भर है। सभी लोगों ने मिट्टी प्राप्त करने में आ रही परेशानियों की जानकारी दी। खनन परमिट, पुलिस जांच और ट्रैफिक बैरियर जैसी समस्याएं सामने आई। ट्रैक्टर चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि विंड स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है। गस्ट्रेस कल से हम लोग काफी जगह पे देख रहे हैं, और साथ में एक शेयर जोन बना हुआ है। इससे चलते पूरे कोंकण में एक्सक्लूडिंग मुंबई के लिए येलो अलर्ट है, बाकी पूरे कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। काफी जगह पे भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है अगले 24 घंटों में। उसके अगले 24 घंटों में 48 घंटों में भी ऑरेंज अलर्ट ही जारी रहेगा। मुंबई में थोड़ा वर्षा के जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती रहेगी, फिर भी उसके लिए येलो अलर्ट ही जारी किया गया है। अगर मध्य महाराष्ट्र के लिए बात करेंगे तो नांदूर पार के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। उसके लिए नांदूर पार में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ में मध्य महाराष्ट्र के घाट रीजन के लिए बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके लिए रेड अलर्ट 24 घंटों के लिए दिया गया है। अगले 24 घंटों के लिए कल के लिए वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है घाट रीजन के लिए। बाकी जो मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके रहेंगे उसमें भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन उसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल मछुआरों के लिए वार्निंग दिया है, जिसमें वो बहुत दूर तक सी में ना जाएं। फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है, जिसमें स्कॉली वेदर हम लोग देख रहे हैं, और मतलब ये जिसमें डीप सी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स दिख रही है, स्कॉली वेदर देखने को मिल रहा है। इससे चलते उनके लिए अगले 4 दिनों के लिए वार्निंग जारी कर दिया गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। ओडिशा में रेप पीड़ितों के परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का आरोप कि यह बड़ा नेक्सस है, सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं। ओडिशा के विभिन्न जिलों में बलात्कार पीड़िताओं के परिवारों से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता और FICC के फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य रंजीत रंजन ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत सामने आई है, यह एक बड़ा नेक्सस है। यह गांजा उगता है, कहा जाता है कि उसे नष्ट किया जाता है, लेकिन वास्तव में एक बड़ा रैकेट चल रहा है। नाबालिग बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। कि मैं इस बस्ती में आया था हालचाल जानने के लिए 3 दिन पहले। तो यहाँ पूरी बस्ती मिट्टी के कार्य पर आधारित है।
सभी ने बताया कि मिट्टी आने में परेशानी होती है, खनन विभाग या पुलिस विभाग, ट्रैफिक वाले अड़चन आती है, तो ट्रैक्टर वाले के पास कोई परमिशन होती नहीं है। तो हमने ये तय किया कि खनन वालों को बुला करके, ट्रैफिक वालों को बुला करके, एडीएम को बुला करके यहाँ मौजूदा इनकी परिस्थिति को उनको दिखा करके सबको बुलाया है, परिस्थिति दिखाई है, परिस्थिति दिखा करके इनके समाधान के लिए हमने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम लेटर जारी करेंगे, तो ट्रैक्टर वाले को दे दिया जाएगा, जो मिट्टी इनकी लाएगा वो ट्रैक्टर को कोई पकड़ेगा नहीं। और यही हमें चाहिए कि यहाँ इन बस्तियों के लिए, आगरा में इस तरह से 17-18 बस्तियाँ हैं जहाँ ये काम होते हैं, तो सभी की समस्या है, सभी के समाधान के लिए ये प्रयास है हमारा कि मिट्टी इनकी आराम से आ जाए, तो मिट्टी के कार्य पर आ जाते हैं। सरकार का भी निर्देश है कि बरसात से पहले और मिट्टी का स्टॉक इस समाज के लिए करने नहीं दिया जाए। तो अब के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं